नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ध्वनि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और आप अक्सर डेली कोई न कोई आवाज़ सुनते होंगे, तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि आखिर वो आवाज़ क्या होती है। और यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यह आपके सभी एग्ज़ामों के लिए, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ये पहले तो PIQ डाला है, ये जितना भी है सब PIQ है। और इसके बाद में मैंने प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया है, ये जैसे सब ये PIQ मैं दे रहा हूँ। और इसके बाद में जो भी ये देख रहे हैं सब ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए पहले आपको PIQ करा देता हूँ और सेट आप लोग अपनी तरह से मारिएगा। तो PIQ अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल तरंग उपयोग करता है। मतलब जो टीवी में जो हम लोग रिमोट यूज करते हैं उसमें कौन सा तरंग यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। वो होता है इंफ्रारेड तरंग। वायु में ध्वनि तरंग होती है। मतलब जो ध्वनि तरंग है वो कैसी होती है, तो वो अनुदैर्घ्य होती है। जबकि प्रकाश तरंग क्या होती है, वो अनुप्रस्थ होती है। हर्ट्ज मापा जाता है किससे, तो आवृत्ति से यानी फ्रीक्वेंसी से। एक सूक्ष्म तरंग अवन मैग्नेट्रॉन, एक सूक्ष्म तरंग अवन में उत्सर्जन का स्रोत क्या है, तो है मैग्नेट्रॉन का। ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में प्रयोग होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो जहाज वाले जाते हैं तो इसी को हम लोग लगभग सोनार की तरह ही यूज करते हैं। तो यह अल्ट्रासोनिक तरंगों को मापने के लिए किया जाता है या देखने के लिए किया जाता है। ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है, तो कहाँ, देखिए ध्वनि के लिए कभी भी माध्यम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और माध्यम की ज़रूरत होती है तो निर्वात में तो कोई माध्यम नहीं होता है। और निर्वात में कौन चलता है, वो प्रकाश चलता है, ठीक है। दो उत्तरोत्तर सिंह अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं तरंगदैर्घ्य। ओके। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, तो ये आपको बताना चाहिए 330 है, यानी 332 मीटर पर सेकेंड आता है। 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबल स्तर संगत होता है किसके, तो एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल को। इसलिए अक्सर जो मशीन जो चलाते रहते हैं ना, जैसे हमारे तरफ के लोग जो बिहार के लोग हैं वो अक्सर डाई काटते हैं, ठीक है, बाहर जाके। तो ना देखिएगा वो धीरे धीरे बहरे हो जाते हैं। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है किसका, तो रेडियो तरंग का। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार कितनी है, तो 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। मतलब यह प्रश्रव्य तरंग को भी सुन सकता है, ठीक है, बिल्ली। इसलिए वो पहले ही जब कोई घटना आती है तो बिल्ली को पहले ही पता चल जाता है। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होता है, तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। ओके। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है, तो है कांच की रुई। ओके। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंग, आपको पता है। FM रेडियो का ब्रॉड बैंड होता है किसका, तो 88 MHz से 108 MHz, ठीक है। ये सब मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाऊँ, ये सब मैंने PIQ डाला है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन प्रयोग करती है किसका, एक्स किरणों का। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगें होती है अल्ट्रासोनिक तरंगें। चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है सोनार के सिद्धांत का, वो भी अल्ट्रासोनिक का उपयोग करता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए उपयोग किया जाता है पराध्वनि तरंगों का। मानव कान की श्रवण परास कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगें उदाहरण है किसकी, तो अनुदैर्घ्य तरंग गति का। ओके। प्रश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो ये देखिए प्रश्रव्य तरंगें कौन कौन करते हैं, तो चमगादड़ द्वारा शिकार करने के लिए,
समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए, सोनार में अंग के दोषों का निदान करने के लिए। ठीक है। ध्वनिक डैश डैश माध्यम में यात्रा नहीं कर सकते, तो देखो मैंने बोला निरात्मा नहीं कर सकती हैं। वह चुंबकीय विकिरण जिसमें सबसे लंबे तरंग धैर्य होते हैं तो होते हैं रेडियो तरंग में। एक ध्वनिक सोनोरस पदार्थ है क्या, तो लोहा, क्योंकि लोहा को पीटने पर एक अलग की तरह की आवाज़ आती है, मतलब सोनोरस आवाज़ आती है, वहीं बोला है कि तो ये लोहा हो जाएगा। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है, तो वहीं होती है आपका वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है तो नारंगी रंग का विकल्पों के अनुसार। ठीक है, मतलब ऑप्शन में दिया होगा तो इसमें नारंगी रंग का दिया होगा, कई रंगों का दिया तो नारंगी रंग के ज़्यादा होता है। ठीक है। रेडियो तरंग का वेग होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए रेडियो तरंग का ये प्रकार ये हो लगभग किसके बराबर हो गया भाई, तो ये आपके प्रकाश के गति के बराबर हो गया। एफएम प्रसारण बैंड के बीच क्या कौन सा रेंज होता है, तो VHF रेंज। ओके। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है लोहा में। डैश डैश मार्क से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिए थे। वहीं 80 डेसिबल से आपको सुनना मतलब आपके कान खराब होना है। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है, तो वो मैक में मापा जाता है। डैश आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा 100 हर्ट्ज, क्योंकि मनुष्य कितना होता है 100 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो इतना के बीच में मनुष्य सुन सकता है। ध्वनि तरंग की वह विशेषता जो इसके तरत्व को तय करती है तो है आवृत्ति को। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए लगभग 17 मीटर, क्योंकि हमारे दिमाग में कितना रहता है 1/10 सेकंड तक रहता है आपके दिमाग में सुनने के। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा लगभग 30 डेसिबल। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17.2 मीटर। ध्वनि का डैश डैश माध्यम से गमन नहीं हो सकता है, तो निर्वात। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं डेसिबल। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है बर्फ में, क्योंकि बर्फ क्या होता है ठोस होता है, मतलब जो विकल्प था उसके हिसाब से बर्फ में था। बाकी तो ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ होती है धातुओं में होती है। मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है 1000 हर्ट्ज पर, और यहाँ बर्फ है तो यहाँ देखिएगा अक्सर स्टील भी बहुत देता है या इस्पात भी बहुत देता है, तो ये सब देखते रहिएगा, लेकिन ऑप्शन में बर्फ सबसे अच्छा दिया होगा। सुनने की दृढ़ता होती है 1/10 सेकेंड, बोले ना। दृष्टि की दृढ़ता होती है 1/16 सेकेंड, यह दृष्टि देखने की। इसलिए ज़्यादा हम लोग का क्या होता है, हम लोग ज़्यादा ना सुनने से ज़्यादा दिमाग तक में रहता है सुनने से, तो इसलिए जब भी आप देखें तो अगर आप वही, इसलिए तो आजकल ऑडियो जी के भी आ रहा है बहुत, तो लेकिन अगर आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो दोनों का कंबाइन हो जाएगा, तो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप देखिए भी और बोल के भी पढ़िए। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ठीक है। ध्वनि के एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत्व निर्भर करता है किस पर, तो देखिए पिच जो भी आएगा ना तो यह आप फ्रीक्वेंसी पे होता है। ध्वनियों में छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाई को स्पष्ट करता है, जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है, तो है ध्वनिग्राम। देखिए ये सारे क्वेश्चन ना बहुत कन्फ्यूजन होते हैं और लोग अक्सर गलती करके आते हैं, तो अगर आप ये पढ़ के जाते हैं और आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसमें फ्री में नंबर पा जाएंगे। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें, तो हम बोले ना स्टील में। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं तो माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे होती हैं। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक है तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए किया जाता है। किसी टीवी सेट को चलाने
के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो होता है और एक रेडियो तरंगे से, ठीक है। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। कितने की भी तो 80 डेसिबल से अधिक की जितनी भी है वो हानिकारक यानी ध्वनि प्रदूषकों में आती है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो संचलन, संवहन और विकिरण, ये 3 माध्यम आपको मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। जब मैं हीट पढ़ाया था तो उसी में मैंने ये तीनों के बारे में पढ़ाया है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में। प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। सोनार में हम उपयोग करते हैं प्रस्रव्य तरंगों का। देखिए यह नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच फिनोमिना उदाहरण है किसका? तो डॉपलर प्रभाव का। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं सब। ध्वनि का वेग अधिकतम धातु में मैंने बोल दिया। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, वो है क्या? तो 16.5 या 17 भी लिख देता है, ठीक है। ध्वनि चलती है अनुदैर्ध्य तरंग, ये बहुत मैंने बता दिया। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे प्राधान्य तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। देखिए ये सारे मैंने देखिए जब से मैं उपयोग कर रहा हूँ ये 3-4 बार आ गया, ठीक है। ये कीड़े को नष्ट कर सकती हैं, कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। तो यह प्रस्रवण तरंग। अब देखिए आजकल क्वेश्चन जैसे पूछ रहे हैं कथन लेते हैं, बोल देगा प्रस्रव्य तरंगे क्या है, तो कथन देगा एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, और फिर इस तरह करके देगा और फिर बोलेगा इसमें से कौन सही है कौन गलत है। तो आप लोग पढ़े रहेंगे तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है कौन से? तो एक्स किरणें लाई जाती है। किसी हॉल में ध्वनि स्रोतों को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? तो वह है रिवर्बरेशन यानी अनुरण। नहीं जो बोलता है मीना 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 इस तरह करता है, क्योंकि आप फिल्म देखते होंगे, उसको इको भी बोलते हैं। तो इको का ही भाई है अनुरेशन, वो क्या बोलता है? वाइब्रेशन। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है किसका? तो रडार का। वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है प्रस्रव्य तरंग, अभी मैंने बताया। वह तरंग जो कपड़ों में धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकते हैं, अभी मैंने बताया। वह तरंग जो बीमारियों को उपचार कर सकती है और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, तो ये क्या है? प्रस्रव्य तरंग है। देखिए प्रस्रव्य तरंगों का ना हमारे जीवन में बहुत उपयोग होता है। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है किसकी? तो यह है गामा किरणों की, ठीक है। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचरित करती है, तो वो क्या है? ऊर्जा। प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशा से आच्छादित करी जाती है, तो है ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु, ठीक है। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचलित होने की कोई माध्यम नहीं। असल बात में ना चंद्रमा में वायुमंडल है नहीं, तो वहाँ पर जब माध्यम ही नहीं है तो सुनाई कहाँ देगा, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। द्रव्यमान एवं योग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है, जिसे कहते हैं संवेग मोमेंटम, यानी P बराबर क्या होता है? mv, जिसमें यह है मास और यह भी वेग, ठीक है। आवेग किसके तुल्य होता है? मैंने मोमेंटम के बारे में खूब अच्छा से पढ़ा है यांत्रिकी में, आप लोग देख लीजिएगा। आवेग किसके तुल्य होता है? इम्पल्सन। तो यह है संवेग के परिवर्तन में। संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ये सब मैंने पढ़ा रखा है। आवृत्तियों के अवरोही क्रम, विकिरणों का सही क्रम क्या है? तो पहले क्या होगा? अवरोही क्रम में बोला है, ठीक है। तो यह एक्स किरण, फिर अवरक्त, फिर सूक्ष्म किरण, फिर रेडियो तरंग, यह अवरोही क्रम होगा, ठीक है। और आरोही क्रम होता है तो पहले रेडियो तरंग होता है, फिर सूक्ष्म होता है, फिर अवरक्त, फिर एक्स किरण होता है, ठीक है। तो एक पट्टी होता है
इस तरह का तरंगों का, तो उसमें यह सब दिया होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। 300 GHz मतलब हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज को 3 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति या 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर की तरंग दैर्ध्य वाला विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग है, तो वो है रेडियो तरंग। देखिए, ये रेडियो तरंग भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है तो इसमें क्या है, कैथोड रे नहीं होता है भाई। विद्युत चुम्बकीय में क्या क्या आता है, एक्स, अल्फा, गामा, ये सब आते हैं। टीवी रिमोट कंट्रोल डैश डैश के सिद्धांत प्रकार, ये इंफ्रारेड में पहला क्वेश्चन था। बोला आयनित विकिरणों में जीवित कोशिका के परमाणुओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, जिससे नुकसान होता है क्या, तो आनुवांशिक सामग्री को, ठीक है, यानी जेनेटिक मटेरियल को। आवर्तक तरंगों की तरंग दैर्ध्य डैश डैश से छोटी होती है, तो ये रेडियो तरंग से छोटी होती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था किसने, तो वह क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था, ठीक है। निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संसूचन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जाता है, तो है आवर्तक तरंगों का, ये याद रखिएगा। असल में प्रकाश में आ गया है, तो इसलिए थोड़ा इसमें अब आएंगे अनुप्रस्थ तरंगों का बात। आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का सही क्रम क्या है, तो होता है बढ़ते वाला, पहले दीर्घ तरंग होगा, फिर सूक्ष्म होगा, फिर दृश्य होगा, फिर एक्सरे होगा। ओके, तो ये पट्टी जो है उसी से है, तो मैं पट्टी दिखा दूंगा एक बार। नाभिकीय के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है, तो होता है गामा किरणें। पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में डैश डैश के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है, तो है आवर्तक किरणें। मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग डैश डैश के उत्पादन में किया जाता है, तो वह है सूक्ष्म तरंगें। निम्न वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके किया जा सकता है, तो सूक्ष्म तरंगों का, ये याद रखिएगा। तरंग दैर्ध्य की सीमा 7 न्यूटन मीटर से 400 न्यूटन मीटर होता है। ये कौन सा है, ये न्यूटन नहीं नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रकाश का होता है, ये पूछा भी जाता है। किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्न के अनुपात में होती है, तो है आयाम का योग, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। किस लहर की यात्रा दिशा की लंबवता प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण की दर को कहते हैं, तो होता है इंटेंसिटी, तीव्रता। जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वह है ध्रुवीकरण, ठीक है, ये ध्वनि में नहीं होता है। निम्न तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, तो प्रस्रव्य। अंधेरे तरंगे गैसीय माध्यम में डैश डैश का एक उदाहरण है, तो वह ध्वनि तरंगे। सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने से होता है क्या, तो हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस होता है। तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच की उचित संबंध क्या है, तो F × T बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्योंकि F बराबर क्या होता है 1/T, या T बराबर क्या होता है 1/F, तो इस तरह होता है। निम्न वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के संश्लेषण के लिए गीगर ट्यूब का उपयोग किया जाता है गामा किरणों में। डॉप्लर प्रभाव की खोज किस वर्ष में किया गया था, तो 1842। चलिए अब लास्ट में है, तो आवर्तक तरंगों का ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है, तो आवर्तक तरंगें, ये तो पहले ही बता दिया था। रडार प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंग सूक्ष्म तरंगें होती हैं, तो वह सूक्ष्म तरंगें। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होते हैं, तो वर्ग। तो ये आंसर यहीं पे दे दिया था, वर्ग के समानुपाती होते हैं, ठीक है। ध्वनि जो एक यांत्रिक तरंग है, निर्वात माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती, ये आंसर पहले ही दे दिया यहाँ पे। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य है, तो वह ध्वनि का प्रवर्तन के। एक विशिष्ट ताप पर ठोस माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होती है, तो ठोस में। ध्वनि इस्पात में सबसे तेज यात्रा करती है, तो इस्पात में। ये भी आपको इस्पात और स्टील, ये बहुत आता है, ठीक है।
अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक आवृत्तियाँ होती हैं। तो ये तो आंसर दे दिया है पहले ही। महिलाओं की तीखी आवाज़ उच्च आवृत्ति के कारण होती है। तो ये आंसर है उच्च आवृत्ति। किसी औसत व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? तो मैंने बोला है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद सुनाई देती है। इसका कारण है क्योंकि ध्वनि की गति प्रकाश की गति में क्या होता है? बहुत कम। क्योंकि प्रकाश गति ज़्यादा होता है और ध्वनि की गति कम होता है। क्योंकि ध्वनि गति 332 मीटर पर सेकंड होता है और प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो देखो 3 लाख किलोमीटर हो गया ये। वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर। ये 343 नहीं होता है, 332 के आसपास होता है। तो किसी माध्यम में वो दिया होगा तो इस तरह से हो जाता है। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि वह पराध्वनिक गति से यात्रा कर रही है। तो ये आंसर आप दे दिया है। हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? तो ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है। ये सब कोई जानता है। किस तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि गुणवत्ता निर्भर करती है किसकी? तो ध्वनि की तरंग का रूप में। कौन सी गैस फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए बल्बों में भरा जाता है? तो वह नाइट्रोजन है। बोला है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल प्रतिध्वनि परावर्तन ध्वनि के माध्यम के समय का अंतराल कम से कम कितना होता है? तो वहीं बोला है 1/10 वाला, उसी को 0.1 में कर दिया है। तो चलिए अब लास्ट ही है हम लोग। अभी ये एक क्वेश्चन पूछा था पीसीएस में, यूपी के पीसीएस में। तो पूछा था, मानक पूछा था, ठीक है। तो बोला था कि आवासीय क्षेत्र का कितना होता है? तो 55 डेसिबल, और शांत का 50, और औद्योगिक 70, और व्यापारिक का 65। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है पीसीएस में। तो शायद कभी आपके एग्जाम में पूछ दे अगर आपका। तो चलिए इसके बाद हम लोग टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए ये पूछा होगा कि ध्वनि कौन सी तरंग है? तो वही अनुदैर्ध्य है। और विद्युत चुंबकीय क्या होता है? ये प्रकाश हो जाता है। ये क्वेश्चन है कि अब आप अपने से आंसर दीजिएगा क्योंकि मैंने करा रखा है। तो निम्न से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो आप बताइए। इनको ध्रुवित किया जा सकता है? नहीं। ये प्रकाश को किया जाता है। ये निरंतर चल सकते हैं? नहीं। अभी मैंने बताया 0.1 पर इनकी चाल 332, ये सही है, ठीक है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है? तो मैंने बताया अवश्रव्य क्या होते हैं? तो 20 हर्ट्ज से कम होता है। ये किसका है? श्रव्य तरंगों का है, ठीक है। ऑडिबल है। और यह क्या है? पराश्रव्य है, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो ये मैंने पहले बता दिया। अब मैं फास्ट करूँगा, आप लोग अपने से आंसर लगाइएगा। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो ये आप लोग लगा लीजिए, आपको पता है, मैंने बता दिया। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होता है, सुनी जा सकती है कि नहीं? तो पराश्रव्य तरंगे नहीं, क्योंकि इसको क्या होता है, ये 20,000 से किलो हर्ट्ज से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये नहीं सुनी जा सकती है। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो वो किया था गाल्टन ने। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ किसका? तो मैंने बता दिया है, तो आप लोग आंसर लगाइएगा। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो मैंने ये भी क्वेश्चन बताया है प्रीवियस का। ध्वनि का तरंग किस पर निर्भर करता है? मैंने ये भी बता दिया है कि किस पर निर्भर करता है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप देखने जाएंगे। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई किसका उपयोग? ये मैंने बता दिया। तो ये अच्छे से बताया था कि यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन आता है। किसी औसत व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा, ये भी पता है आपको। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देती है। मैंने क्यों नहीं सुनाई देती है, मैंने चंद्रमा के बारे में बताया कि क्या होता है वहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। वायु में ध्वनि की 40 से 32 मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है यदि दाब बढ़ाकर दोगुना
कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल, देखिए दाब का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 332 मीटर ही होगा। निम्न द्रव्यों से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो अब बताइए यहाँ पे स्टील, वायु ने, ये मैंने बताया है। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय, ये भी मैंने बताया है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग क्या होता है, ये भी आपको पता है। किसी माध्यम में ध्वनि की सबसे तेज चलती है, ये पता है, मैंने बोल दिया है। ठोस, द्रव, गैस, तो सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, ठीक है। और वायु में आपको पता है कितना है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये क्या हो सकता है। तो देखिए हमने बोला कि ठोस में भी अलग होता है, गैस में भी अलग होता है, और द्रव में भी अलग होता है। तो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठोस में से सबसे अधिक होता है, ये सही है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, चलिए बताइए आप। तो ये आपका लोहा में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ठोस में ज़्यादा ही रहेगा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, अब बताइए। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ता है। बी, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। तो अब आप लोग बताइए क्या होगा। तो देखिए कथन सही नहीं बोला है, ठीक है। तो मैंने बोला कि तापमान बढ़ने पर वायु का ध्वनि बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग का दाब, मैंने अभी बोला कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, और कम हो सकता है, में भी हो सकता है। अरे यहाँ तो आंसर दे दिया है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही था आपका। वायु में ध्वनि का वेग है क्या होता है, तो अब तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, तापमान के घटने से क्या होता है, घटता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो मैंने बोला तापमान जैसे जैसे रहेगा बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, डी हो जाएगा, ओके। ध्वनि की वो विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, तो वो क्या है आपका, तो मैंने पिछले में बता दिया है, लेकिन वो बता देता हूँ, वो पिच है, ठीक है, जिसको हम लोग तारत्व बोलते हैं। यदि सितार बांसुरी को एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न अंतर के कारण किया जाता है। अभी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन मैंने बताया भी है, PYQ है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो केवल ध्वनि गुणता, ओके। निम्न में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है, तो ध्रुवण जो है क्या है, यह प्रकाश में उत्पन्न होता है। ध्वनि तीव्रता के डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो अब बताइए। ये भी मैंने मतलब इसका वाइब्स मैंने दिया है। तो देखिए 80 से ऊपर जाने पे वो प्रदूषण होता है, लेकिन 95 डेसिबल क्या होता है, वो सुन नहीं सकता व्यक्ति। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की ये घट जाती है। ये मैंने बता दिया है, आपको पता नहीं चाहिए किसके प्रभाव पर। पीछे का क्लास देखेंगे तो आपको पता होगा। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होता है। तो ये भी मैंने बोला है, तो आप बताइए क्या होगा। तो देखिए असल में अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं होता है, तो कहाँ है माध्यम, हाँ ये माध्यम, ये सही हो जाएगा। डेसिबल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो अब बताइए डेसिबल किसके, तो ध्वनि की तीव्रता। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह ध्वनि सतह स्रोत के बीच की दूरी, ये बता दिया है मैंने कई बार। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, किसके कारण करते हैं, तो ये करते हैं परावर्तन, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे और उससे टकरा के नहीं आएगा तब तक आपको सुनाई कहाँ से देगा। प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है, तो किसके कारण उत्पन्न होती है, तो अभी मैंने जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन किया था मैंने मेरा, तो वहीं तो आपका आंसर हो जाएगा परावर्तन। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा, तो नौचालकों द्वारा, ठीक है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो अब ये आप लोग बताएं। अभी मैंने जस्ट इससे पहले भी क्वेश्चन, तो डॉपलर प्रभाव का है, जो पीछे वाला क्वेश्चन था,
आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है, तो ये जो मैंने बताया वर्ण तापमान वाला, तो वही में उसी पे बेस्ड है। तो आप लोग बताइए, तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व तो अधिक होता है ना, आर्द्रता वाला में कम होता है। ठीक है, तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। हाँ, आर्द्रता में क्या होता है, वो उसका घनत्व कम होता है, शुष्क वायु में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब उसका कारण है, उसको बताएंगे तो थोड़ा 5 मिनट टाइम लग जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, गलत। गैसों के अधिकतम और द्रव में न्यूनतम, अरे गलत। ठोस में अधिकतम, द्रव में, ये सही होगा ना। गैस जब ये दे दिया है तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि सबसे निम्न तो गैस में होगा ना, द्रव में तो गैस से ज़्यादा होता है, तो सी नहीं होकर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए। गैसों में ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, सही नहीं है, तो ये तो सही है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्रसरव तरंग नहीं, प्रसरव तो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर होता है, तो ये गलत हो गया, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग दोनों देख लीजिए। निम्न से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो रात्रि की दृष्टि के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, पीछे मैंने PQ है ये भी, तो अवरक्त तरंग का। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है, तो बताइए किस में सबसे अधिक होगी, तो ये आपका वायु में नहीं, जल में नहीं, ठोस में मैंने बोला था, तो लकड़ी ठोस होती है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड से, तो वायुयान की चाल क्या होगी, तो लगभग क्या होता है, तो उसका लगभग ना दुगुना हो जाता है, क्योंकि 2 मैक है, तो ये हो जाएगा 664 मीटर प्रति सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम हुई, तो वो जी देखिए, सबसे ज़्यादा ठोस तो लोहा। एक जैव पत्ती जिसमें प्रद्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, वह कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पीछे मैंने ये क्वेश्चन कराया है भाई, तो आप अपने से लगाइए कौन सा होगा। तो देखिए, सोनोग्राफी में कई बार बोल रहा हूँ कि भाई अल्ट्रासोनिक, ये आप लोग दिमाग में रख लीजिए, अल्ट्रासोनिक। ये तो भाई यहीं पे आंसर बोल देता, प्रसरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो फिर क्या ही था, सोनोग्राफी ही तो है सेम। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, तो शून्य में ध्वनि नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि को क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं, तो वह निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेडियोरेखण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वह कौन सा है, तो सोनार है। ठीक है, वो उपकरण जो ध्वनि तरंगों को पहचाने और रेडियोरेखण के लिए कहते हैं, वो सोनार का है, क्योंकि ध्वनि तरंगों का ये सोनार उपयोग किया है। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रश्रव्य तरंगें क्या होती हैं, अब ये बताओ, तो आप लोग पहले पढ़िए, पहले अपना आंसर दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। तो उच्चतर गति की होती है, प्रश्रव्य तरंग बारे में बोलना, उच्चतर आवृत्ति की होती है, अधिक लंबे तरंग दैर्घ्य की होती है, उच्चतर गति और उच्चतर आवृत्ति नहीं, मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी इसमें होती है ज़्यादा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की बात आएगा, तो आपका ये हो जाएगा बी। बोला है कि इको साउंडिंग प्रयोग होता है किसमें, इको साउंडिंग किसमें प्रयोग होता है, तो अब आप लोग अपना पहला आंसर दीजिए, फिर मेरा आंसर देखिए। तो इको साउंडिंग क्या होता है, कंपन नहीं, आवृत्ति बढ़ाना नहीं, अरे समुद्र की गहराई जो हम लोग सोनार यूज करते हैं उसमें तो इको साउंडिंग होता है। एकॉस्टिक विज्ञान है किसका, तो ध्वनि से संबंधित। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि, तो मैंने बोला था कितना होना चाहिए भाई, ये तो सब ज़्यादा ही है, मानक ध्वनि स्तर के कितना होता है, तो ये मैंने बोला था क्या कहाँ तक होना चाहिए मानक ध्वनि का, तो आप लोग पहले अपना आंसर लगाइए। तो वो मैंने बोला था कि 80 से प्लस जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रदूषण काम करेगा, लेकिन जो बोला है मानक, तो 80 से कम कौन है, बस 60 डेसिबल है। निम्न वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं, तो वो क्या है, सोनार। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है, क्यों, ताकि मुंह से वायु बाहर निकलने के लिए नहीं,
असल में जब कान में हम लोग को सुनाई देता है तो उसको ना दाब के बराबर करने के लिए हम मुंह अपना खोलते हैं, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो ये पहले आप आंसर दीजिए, क्योंकि PYQ है, मैंने बताया पिछला मतलब पहले, तो बताइए क्या है। तो ये मैंने कभी बोला हूँ कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, आप लोग याद रखिए। ध्वनि तरंगों का वो गुण जिससे ध्वनि का तरंग निर्धारित होता है, तो वही भी मैंने बोला था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है? तो बताइए कौन सा सही नहीं है? तो प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से आगे बढ़ती है। प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी गति से, सही है। शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में ध्वनि की तीव्रता से चलती है, सही हो सकता है इसका, ठीक है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ, अरे यार ध्वनि तरंगे तो अनुदैर्ध्य होते हैं ना, ठीक है, ये सही है। डी वाला सही है, बी वाला सही है, ए वाला सही है। ध्वनि की तरंगे क्या होते हैं? अनुदैर्ध्य, तो ये गलत है, ठीक है। अनुप्रस्थ यहाँ बोला है। देखिए यहाँ पे आपको मिल गया कि शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु ध्वनि की तीव्रता से चलती है, ठीक है, ध्वनि तीव्रता से चलती है। यानी आर्द्र वायु में क्या होता है? ध्वनि का चाल अधिक होता है। अब बोला है कि ध्वनि तरंगों के प्रगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए अक्सर तो यही सब तो सवाल आजकल पूछा जाता है और आप लोग इसको स्किप कर रहे हैं, फिर आपका क्या होगा रे बाबा? तो आप लोग पहले अपना आंसर दीजिए। तो देखिए ध्वनि तरंगे पानी से होकर गुजर सकती है, सही है। ध्वनि तरंगे हवा से होकर गुजर, सही है, ये द्रव है और ये गैस है। ध्वनि तरंगे इस पास होकर, ये क्या है आपका? ठोस है। तो मैंने बोला था, अब ये निर्वात, तो ये नहीं। ध्वनि तरंग को जिससे ध्वनि का तरत्व निर्धारित होता है, तो किससे? तरत्व किससे होता है? तो मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला के बोला कि ये आंसर होगा, ये आंसर, तो आप लोग यही आप लगाइए अपने आप से। पुनरावृत्त परिवर्तनों के कारण किसी बड़े हॉल में सृजित की गई ध्वनि बनी रहती है, इस प्रकार को क्या कहता है? अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो हर कोई गलत करके जाएगा, और अगर आप पढ़े होंगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा। इकाई ध्वनि की तरंग की आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति की बोला है ना, तो वो डेसिबल नहीं, क्योंकि ये तीव्रता की है, ठीक है। बिट्स एक ऐसी परिघटना है जो तब घटती है जब दो गुणवृत्तीय तरंगों की आवृत्तियाँ क्या होती है? तब आप लोग बताइए क्या होती है? तो बराबर हो, नहीं जी। काफी अंतर हो, नहीं। एक दूसरे के गुण नहीं, समान होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल प्रकाश का देखेंगे, हो सके तो आज ही प्रकाश का मिल जाएगा शाम में। तो बस इतना ही। अगर आपको ये मैंने पहले PYQ करा के फिर ये टेस्ट कराया है, तो अगर आपको ये सही लग रहा है तो बोलिएगा, मैं इसी तरह अगला क्लास लाऊंगा। नहीं तो मैं सोच रहा था केवल वो वाला लाऊंगा जो मतलब केवल MCQ और उसका एनालाइज वाला में। तो आप लोग देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि PYQ आप लोगों को पता है कि PYQ ही अक्सर आ रहा है आजकल एग्जाम में, तो इसलिए मैंने PYQ को एक झलक दिखा लाया था। तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि क्या आपको चाहिए। तो चलिए इतना ही आज के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।